Hello guys, welcome to this channel of Genius Classes. My name is Aryan Gupta and today we will study about menstruation cycle. आज हम लोग ना menstruation cycle के बारे में पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है एग्जाम लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो कम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर बोर्ड लेवल का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन ना पूछता है। दूसरी बात, इससे पढ़ने से पहले हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो जब तक समझ में नहीं आएगा या जब तक याद नहीं होगा तब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं समझ में आएगा। खासकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ओवरी वाला पार्ट है और एक जो यूट्रस वाला पार्ट है, वो दोनों पार्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब जाके मेंस्ट्रुएशन साइकिल की कहानी जो है पूरी तरह से क्या आएगी, समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन देखते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन के तौर पर देखते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के इंट्रोडक्शन की यदि बात की जाए तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक प्रकार की ऐसी साइकिल है जो फीमेल प्राइमेट्स में पाई जाती है, यानी कि यह साइकिल जो है वो किस में होती है, तो फीमेल प्राइमेट्स। ये फीमेल प्राइमेट्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो जैसे मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, ये सब फीमेल प्राइमेट्स है। मंकी में, एप्स में, ह्यूमन बीइंग्स में, ये सब में ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है, पाया जाता है। कॉ हो गया, बेफेलो हो गया, ये सब में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं है, कोई और साइकिल होता है, ओस्ट्रस साइकिल होता है, उसके बारे में आगे डिटेल्स अध्ययन करेंगे। लेकिन ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ये फीमेल प्राइमेट्स में क्या होता है, पाया जाता है। दूसरी बात कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल की एक्चुअल में डिफिनेशन क्या होती है, तो डिफिनेशन देखा जाए तो यह एक ना नेचुरल साइकिल है। नेचुरल साइकिल, यह एक नेचुरल साइकिल है जो किस में होता है, तो फीमेल प्राइमेट्स में होता है और फीमेल प्राइमेट्स के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। नेचुरल साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू मेक प्रेगनेंसी पॉसिबिलिटीज, यानी कि किसी भी फीमेल के प्रेगनेंसी को पॉसिबल बनाए रखने के लिए, यानी कि उसमें प्रेगनेंसी होगी, यानी कि उसकी प्रेगनेंसी संभावना तभी होगी जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा। कोई भी फीमेल हो उसमें प्रेगनेंसी की संभावना होगी तभी जब उसमें क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा। तो यही कहा गया कि एक नेचुरल साइकिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्रेगनेंसी पॉसिबिलिटी को क्या करता है, बनाता है। इसके बाद यदि बात की जाए, अभी तो देखेंगे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल किस में होता है और इसको देखें कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब कहते हैं किसे। अब बात ये करेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होता क्या है। तो एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में यही होता है कि यूट्रस में हम आप लोग को बताए थे कि यूट्रस के जो बाल है वो 3 लेयर से मिलकर बना है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। जो सबसे भीतरी लेयर होती है इंडोमेट्रियम होती है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ये होता है कि इंडोमेट्रियम जो होता है से रप्चर होता है और रप्चर होने के बाद वो क्या होता है कि वेजाइना के माध्यम से ब्लड के रूप में या फिर बैड ब्लड के रूप में बोल सकते हैं या मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड के रूप में बोल सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड के रूप में क्या होता है, 1 से 2 दिनों तक या 2 से 4 दिनों तक, वो टाइम पीरियड सारा बताता हूँ, बाहर निकलता है। तो वो जो ब्लड बाहर निकलता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड बाहर निकलता है इंडोमेट्रियम के रप्चर होने से। तो यही जो प्रोसेस है इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। यानी कि मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है कि इंडोमेट्रियम पे जो लेयर होती है वो लेयर रप्चर होती है और सर्वाइकल कैनाल और तथा वेजाइना के माध्यम से क्या होती है, बाहर निकलती है। इसके बाद यदि बात की जाए तो ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इसके दौरान, यानी कि ड्यूरिंग दिस साइकिल 80% जो वोमेन होती है, या फीमेल बोल सकते हैं, वोमेन ही नहीं बोल सकते, फीमेल बोल सकते हैं क्योंकि इसमें ना गर्ल्स भी शामिल है। तो 80% जो वोमेन होती है वो सिम्टम्स हैविंग सिम्टम्स पाती है। सिम्टम्स पाती है मतलब उसमें कुछ कठिनाइयां होती है और वो कठिनाइयां कौन कौन होती है, जैसे टेंडर ब्रेस्ट होता है,
टेंडर ब्रेस्ट, मोड ऑफ होता है, बैड मोड बोल सकते हैं, मोड बैड बोल सकते हैं, इरिएबिलिटी पाई जाती है उसमें, टेंशन होता है, वो पूरी तरह से टायर्ड फील करती है, इट इज एक्सेट्रा। यानी कि क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो 80% महिला उसमें क्या होती है, सिम्टम्स पाए जाते हैं। सिम्टम्स मतलब उसमें कठिनाइयां होती है, और कठिनाइयां के रूप में जैसे उसका टेंडर ब्रेस्ट जो होता है वो ब्रेस्ट टेंड कर जाता है, मूड ऑफ हो सकता है, मूड बैड मूड करता है, किसी वर्ग को काम करने का मूड नहीं करता। इरेबिलिटी मतलब उसकी माइंड ना सही ढंग से संतुलित में नहीं होती है, उसकी एबिलिटी मतलब इरेगुलर हो जाती है, टेंशन आ जाता है। और दूसरी बात वो टायर्ड फील करती है, टायर्ड फील मतलब थका हुआ क्या करती है, महसूस करती है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कहाँ की, तो इंट्रोडक्शन देखें मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। इसमें इंट्रोडक्शन के तौर पे यदि बात की जाए तो 2-3 टॉपिक और भी अच्छे बात पढ़ना है। जैसे पढ़ना मिनार्की। मिनार्की क्या होता है, तो ये मिनार्की की यदि बात की जाए तो ये मिनार्की ना एक प्रकार की एज है, या फिर पॉइंट बोल सकते हैं, एक प्रकार की पॉइंट है। जब किसी फीमेल में पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिस ईयर में आता है, जिस वर्ष में आता है, उसी को मिनार्की बोला जाता है। और ये फीमेल के लिए जो मिनार्की है वो 10 से लेकर 12 ईयर माना गया है। किसी किसी बुक में ना 12 से 15 लिखता है, ठीक है। तो ये 10 से 12 वर्ष में जो फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, मिनार्की कहा जाता है। इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ना है मीनोपॉज। जिस तरह से मिनार्की स्टार्टिंग लेवल से जिस प्रकार से मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होता है 10 से 12 वर्ष की एज में, उसको मिनार्की कहा जाता है। उसी प्रकार से फीमेल में एक और घटना होती है मीनोपॉज। ये मीनोपॉज क्या होता है, तो जब ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल के अंदर जब स्टॉप हो जाती है, स्टॉप पे 2 कंडीशन में होती है। पहला तो एक प्रेगनेंसी जब हो जाता है तब स्टॉप हो जाती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, लेकिन प्रेगनेंसी को छोड़ने के बाद जब एज बहुत ज्यादा हो जाता है फीमेल को, उस समय जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, मीनोपॉज। और ये जो एज है फीमेल में वो 45 to 50 ईयर माना गया है। 45 to 50 ईयर माना गया, किसी किसी बुक में 45 to 55 ईयर मानता है। अच्छा एक बताओ, ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इसकी ब्लीडिंग कितना दिनों की होती है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रूप में जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड बोल सकते हैं या मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड बोलते हैं, इसकी जो ब्लीडिंग होती है वो 2 to 7 डेज माना गया है। 2 to 7 मतलब 2 से लेकर 7 दिनों तक क्या होते रहती है, बैड ब्लड जो होती है इसे बाहर निकलते रहती है, यानी कि ब्लीडिंग करते रहती है 2 से लेकर 7 दिनों तक। उसके बाद यदि बात की जाए टिपिकल लेंथ की, टिपिकल लेंथ का मतलब ये हुआ कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फर्स्ट फ्लो, यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहला दिन से लेके और मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म होने के बाद जब दूसरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है उसका पहला दिन, यानी कि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल और दूसरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल दोनों के पहले दिन का बीच के जो लेंथ होती है, बीच का जो समय होता है, उसको टिपिकल लेंथ बोलते हैं। और यही टिपिकल लेंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की टिपिकल लेंथ ना एवरेज माना गया 28 डेज। कितना देर माना गया, 28 डेज। यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल और दूसरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना होता है, 28 डेज। लेकिन ये एवरेज डेज है। यदि बात की जाए थोड़ा सा यंग वोमेन में, यंग वोमेन की बात की जाए, जवान महिलाओं की बात की जाए, तो यंग वोमेन में जो मतलब रेंज माना गया है टिपिकल लेंथ की, वो 21 से लेके 45 डेज माना गया है। यानी कि किसी किसी यंग जो वोमेन होती है, लड़कियां जो होती है, उसमें किसी किसी में 21 दिन पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, 22 दिन पे होता है, 24 दिन पे होता है, कभी कभी 28 दिन के बाद नहीं होता है तो 32 दिन में होता है, 40 पहुंचा देता है, 45 तक पहुंचा देता है। 45 दिनों के बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी हो सकती है यंग वोमेन में। और ये डिपेंड किस पे करता है, मैं भी बताता हूँ। अच्छा, एडल्ट वोमेन जो होती है, जिसको वयस्क औरत बोला जाता है, एडल्ट वोमेन में वो जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसको ना 21 से लेके 35 डेज माना गया है। 21 से लेके कितना डेज, 35 डेज।
तो 21 से लेकर 35 डेज माना है एडल्ट वुमन जो वयस्क महिला होती है उसको है ना 21 दिनों के बाद भी हो सकती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, 22 दिनों के बाद हो सकती है, 30 दिनों के बाद, 35 दिनों के बाद हो सकती है। तो ये तो नॉर्मल डेटा था। बात ये है कि हम बोल ये रहे हैं कि जो टिपिकल लेंथ होता है ये वेरी करता है, किसी किसी महिला को 21 दिन में ही हो जाता है, 22 दिन में ही हो जाता है, किसी को 40 दिन में होता है, 45 दिन में। तो ये क्यों होता है? तो इसका मेन वजह है कि कभी कभी क्या होता है कि जब औरत ना या वोमेन जो है टेंशन में होती है, या फिर लॉन्ग जर्नी से आती है, लॉन्ग जर्नी मतलब लंबा सफर तय करके आती है, या फिर उसको में किसी प्रकार की हार्मोनल डिफेक्ट, हार्मोन्स की कमी है, या फिर हो सकता है उसमें न्यूट्रिशन सही से ना मिल पा रहा, उसको पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा उतना जितना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे इफेक्ट पड़ता है, और इफेक्ट पड़ने के पीरियड में क्या होता है कि वो जो टिपिकल लेंथ है वो क्या करता है, वेरी करता है। तो अभी ना हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल के इस प्रकार से ये इंट्रोडक्शन देखें। अब देखेंगे हम लोग कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होता क्या है और कैसे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड कैसे ब्लीड करता है, इसके बारे में देखें। इससे पहले आप लोग नोट्स ले लीजिए, नोट्स बनाने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने का काम आएगा। अभी हम लोग ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जनरल इंफॉर्मेशन की बात की है। अब हम लोग बात करेंगे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही टॉपिक ना लेंदी माना गया। यही बात ना बहुत कम स्टूडेंट को क्या आता है, समझ में आता है। तो इस बात को ना धीरे धीरे समझते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होता क्या है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में लोग ये रिफर करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में यूट्रस में चेंजिंग आता है। सही बात है, यूट्रस में चेंजिंग तो आता ही आता है, साथ साथ में ओवरी में भी चेंजिंग आता है। यानी कि बात की जाए मेंस्ट्रुएशन साइकिल की तो इसमें ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ओवरी और यूट्रस ये दोनों में क्या आता है, चेंजिंग आता है। इसलिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग जो होता है वो ओवरियन साइकिल कहलाता है, और दूसरा भाग जो होता है वो यूटेराइन साइकिल कहलाता है। समझिएगा गौर से, पहला भाग जो होता है सो ओवरियन साइकिल कहलाता है, दूसरा भाग यूटेराइन साइकिल। ओवरियन साइकिल में क्या होगा तो ओवरी में चेंजिंग होगा, यूटेराइन साइकिल में क्या होगा, यूट्रस में चेंजिंग होगा। तो पहले देखते हैं कि ओवरियन साइकिल में होता क्या, ओवरी में किस प्रकार से चेंजिंग होती है। तो सबसे पहले जो ओवरी होता है वो ओवरी में फॉलिकल क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। फॉलिकल मैच्योर होने के मतलब ये हुआ, फॉलिकल क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। फॉलिकल मैच्योर होने के मतलब ये हुआ ओसाइट होता है, प्राइमरी ओसाइट में बदलता है, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्सरी फॉलिकल बनता है, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है। तो इस प्रकार से देखें कि ओवरी में फॉलिकल क्या होता है, मैच्योर होता है। वही जो ग्राफियन फॉलिकल होती है वही तो मैच्योर फॉलिकल कहलाती है। तो प्राइमरी फॉलिकल से टर्सरी, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, फिर उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि ओवरी के अंदर क्या होता है, फॉलिकल मैच्योर होता है। उसके बाद जब पूरी तरह से फॉलिकल मैच्योर हो जाती है उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जा रही थी, फट जा रही थी। और फट जा रही थी यानी कि कह सकते हैं कि फट जा रही थी, तो उसके बाद क्या हो रहा था, ओवुलेशन हो रहा था। मैं आप लोग को बताया था ओएजेनेसिस वाला टॉपिक में कि जब ग्राफियन फॉलिकल्स फट रही थी तो सेकेंडरी ओसाइट था से बाहर निकल रहा था, और इसी प्रक्रिया को ओवुलेशन बोल रहे थे। तो ओवरी में क्या होता है कि फॉलिकल मैच्योर होता है, उसके बाद ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन होने के बाद जो भी ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट तो निकल गए बाहर, अब वो सेकेंडरी ओसाइट चले जाते हैं कहाँ, तो वो सेकेंडरी ओसाइट चले जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, कहला फर्टिलाइजेशन होने के लिए। लेकिन जो यहाँ पे फॉलिकल था मैच्योर फॉलिकल जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे थे, वो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट तो निकल गया ओवुलेशन के दौरान, लेकिन जो शेष फॉलिकल बच गए उसको ना कॉर्पस लूटियम बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, कॉर्पस लूटियम। तो ये कॉर्पस लूटियम बोल रहे थे। इस तरह से ओवरियन यदि साइकिल की बात की जाए तो ओवरियन साइकिल को 3 फेज में बांटा गया है। पहला फेज जो होता है वो फॉलिकुलर फेज होता है, फॉलिकुलर फेज। ये फॉलिकुलर फेज क्या है, तो फॉलिकुलर समझिएगा गौर से, फॉलिकुलर फेज क्या है, तो फॉलिकुलर फेज एक ऐसा फेज है जिसमें फॉलिकल्स जो होते हैं मैच्योर होते हैं। यानी कि प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल,
उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल्स। तो इसमें हम आप लोग को बताए थे कि जैसे ही प्राइमरी ओसाइट का निर्माण होता है, तो प्राइमरी ओसाइट का निर्माण होने के बाद जैसे ही प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण होता है, तो मैं बताया था कि वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच नामक क्या हार्मोन स्रावित होता है। और एफएसएच नामक जैसे ही हार्मोन स्रावित होता है, तो वो जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में बदलता है। क्यों? उस पर ग्रेनुलोसा का और लेयर चढ़ जा रहा था, तो वो सेकेंडरी फॉलिकल में बदल रहा था। तो वो सेकेंडरी फॉलिकल में बदल रहा था एफएसएच के कारण। अच्छा, सेकेंडरी फॉलिकल फिर क्या में बदलेगा? टर्सरी फॉलिकल में। और टर्सरी फॉलिकल फिर क्या में बदलेगा? ग्राफियन फॉलिकल में। तो जिस तरह से फॉलिकल बढ़ रहा है, यहाँ से प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल, तो ये जो फॉलिकल का निर्माण हो रहा है, ये एफएसएच से निकला था तब सेकेंडरी फॉलिकल बना, टर्सरी फॉलिकल बना, और फिर क्या बना? तो ग्राफियन फॉलिकल बना। लेकिन जैसे जैसे फॉलिकल वृद्धि करता है, फॉलिकल मैच्योर की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे ये फॉलिकल जो है और ओवरी के वाल दोनों याद रखिएगा, ओवरी के अंदर से और ये फॉलिकल, ये दोनों क्या करता है? एक हार्मोन स्रावित करता है जिसका नाम है ऑस्ट्रोजेन। ये ऑस्ट्रोजेन नामक हार्मोन स्रावित करता है। और ये एस्ट्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करके और ये क्या करता है कि फॉलिकल को क्या करता है? मैच्योर करता है। जब पूरी तरह से फॉलिकल क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है। जब पूरी तरह से फॉलिकल मैच्योर हो जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि एस्ट्रोजन जब पूरी तरह से बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज कर जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉलिकल पूरी तरह से क्या हो चुका है? मैच्योर हो चुका है, यानी कि ग्राफियन फॉलिकल का क्या हो चुका है? निर्माण हो चुका है। और जैसे ही एस्ट्रोजन की एकदम मात्रा पीक पर पहुंच जाता है, चोटी पे पहुंच जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये एस्ट्रोजन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ना इन्फॉर्म करता है। इन्फॉर्म ये करता है कि मेरा जो फॉलिकल है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है? मैच्योर हो चुका है। और जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड को ये पता चलता है कि फॉलिकल जो है वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है, यानी ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण हो चुका है, तो वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन स्रावित होती है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच। और ये एलएच क्या करता है कि एलएच स्रावित जैसे ही होता है, तो ये एलएच ना कंट्रोल करता है ग्राफियन फॉलिकल पर, और ये ग्राफियन फॉलिकल को अटैक करता है और उसकी जो बाहरी लेयर है उसको डीजेनरेट करता है। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल के बाहरी लेयर को डीजेनरेट करता है, तो इसके अंदर क्या पाया जा रहा था? सेकेंडरी ओसाइट। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो ये सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है? बाहर निकलता है। और ये सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलता है। जो सेकेंडरी ओसाइट जैसे ही बाहर निकलता है, इसको फिम्बरी पकड़ता है, और फिम्बरी पकड़ने के बाद इसको फैलोपियन ट्यूब में लेके जाता है। अच्छा, ये सेकेंडरी ओसाइट तो बाहर निकल गया, बचा क्या? तो बचा ये रिमेनिंग फॉलिकल बचा, शेष फॉलिकल बचा। और ये जो शेष फॉलिकल है वो बदल जाता है कौची में? कॉर्पस लुटियम में। तो यहाँ से ओव्यूलेशन हो गया। यानी कि कहने फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि फॉलिकल मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने में कौन कौन हार्मोन्स डेवलप होता है ये मैं बताया। यानी कि ग्राफियन फॉलिकल के किस प्रकार से निर्माण होता है ये बताया। अच्छा, उसके बाद एलएच हार्मोन की उपस्थिति में सेकेंडरी ओसाइट को बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है। तो ओव्यूलेशन प्रोसेस तो एलएच की उपस्थिति में हो गई। इसके बाद यदि बात करते हैं कि ये जो शेष बचा हुआ जो फॉलिकल है वो कोची में बदलता है? कॉर्पस लुटियम में बदलता है। और ये कॉर्पस लुटियम में बदलता है, तो कॉर्पस लुटियम अब क्या करता है कि अब कहता है कि मेरे पास तो अब सेकेंडरी ओसाइट रहा नहीं, तो हम अब एस्ट्रोजन को स्रावित नहीं करेंगे। अब ये एस्ट्रोजन को स्रावित नहीं करता। पहले क्या था? पहले ये एस्ट्रोजन को स्रावित कर रहा था, जो एलएच हार्मोन को निकलवाया वहां से पिट्यूटरी ग्लैंड से। लेकिन अब ये कहता है कि हम ना एस्ट्रोजन को स्रावित नहीं करेंगे। तो ये कॉर्पस लुटियम करता क्या है? तो ये एक दूसरा हार्मोन का स्रावित करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। बात यह है कि ये कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को क्यों स्रावित करता है? तो ये कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को इसलिए स्रावित करता है कि इसका काम ये है, कॉर्पस लुटियम कहता है कि मेरे पास अब सेकेंडरी ओसाइट रहा नहीं, और सेकेंडरी ओसाइट कहाँ गया है? फर्टिलाइजेशन के लिए। जब मान लीजिए कि फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, या तो होगा या तो ना होगा, लेकिन जब मान लीजिए कि हो जाता है, तो हो जाता है, तो उसके बाद वो जाइगोट का निर्माण होगा। और वो जाइगोट को कहाँ पे?
तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाला जो पार्ट है, यूट्रस के भीतरी दीवार, वहां पे जाके इम्प्लांट करना पड़ेगा, रोपण करना पड़ेगा। तो इम्प्लांटेशन के लिए वो जो इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा, यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाला पार्ट पर। तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम वाला पार्ट में इम्प्लांटेशन जाइगोट को होने के लिए एंडोमेट्रियम को मेंटेन होना या एंडोमेट्रियम को स्वस्थ होना, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ये क्या करता है कि यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम वाला पार्ट है उसको बनाए रखता है, मेंटेन रखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे इम्प्लांटेशन हो सके कब, जब जाइगोट का निर्माण हो जाए, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो यानी कहने का मतलब यह है कि कॉर्पस लुटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन इसलिए डेवलप करता है, वो इम्प्लांट करवाए कहाँ, जाइगोट को एंडोमेट्रियम पे, यानी कि एंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन निकलता है। इसीलिए तो इसको प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय ये एंडोमेट्रियम के लेयर को क्या रखता है, बनाए रखता है। तो इस प्रकार से कॉर्पस लुटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्रावित करता है। अच्छा, यदि मान लीजिए कि फैलोपियन ट्यूब में जो सेकेंडरी ओसाइट निकला है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो जब सेकेंडरी ओसाइट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो होता क्या है कि कॉर्पस लुटियम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन निकाल रहा था, परंतु जैसे ही यहाँ पे सेकेंडरी ओसाइट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट हो जाता है। और कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट होने के बाद ये कॉर्पस एल्बिकेंस का निर्माण करता है। कॉर्पस एल्बिकेंस का निर्माण करता है, और ये जो कॉर्पस एल्बिकेंस का निर्माण करता है, ये कॉर्पस एल्बिकेंस जो होता है इसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को निकालना बंद कर देता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को जैसे ही निकालना बंद कर देता है तो होता क्या है कि वहां पे जो यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम की लेयर था, वो एंडोमेट्रियम को लेयर को कौन बनाए रख रहा था, प्रोजेस्टेरॉन। अब तो प्रोजेस्टेरॉन निकलना बंद हो गया, तो जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन निकलना बंद हो जाता है तो यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम वाला लेयर है वो रप्चर हो जाता है। और रप्चर होने के बाद क्या होता है कि वही उसका जो टिश्यू है इसे रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने के बाद बैड ब्लड के रूप में, जिसको मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से मेंस्ट्रुएशन जो फ्लूइड के रूप में बाहर निकलता है उसी को तो मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और वो ही मेंस्ट्रुएशन होता है। अब बात ये, पहले स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बनाने का काम है। अब हम लोग ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल को टाइम के अनुसार देखते हैं। टाइम के अनुसार क्या देखते हैं कि मान लीजिए कि आज मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ, तो 1 से लेके 5 दिनों तक मेंस्ट्रुएशन चलता है, एवरेज मान के चलते हैं। 1 से लेके 5 दिनों तक मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, चलता है, एवरेज मान के चलते हैं। और क्या होता है कि 5वें दिन से लेके 13वां दिन तक, 5वें दिन से लेके 13वां दिन तक फॉलिकल्स का विकास होता है। मैं बताया था कि ओवरी में क्या होगा कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि 13वां दिन होते होते क्या हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। यानी कि 5वें दिन से लेके 13वें दिन तक फॉलिकल्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ये तो हो गया ओवरी की बात। और यूट्रस में क्या होता है कि यही 5वें दिन से लेकर 13वें दिन तक यूट्रस में चेंजिंग ये होता है कि यूट्रस में न्यू, यानी कि नया एंडोमेट्रियम की लेयर बनने लगती है। एंडोमेट्रियम लेयर क्या होती है, बनने लगती है। यानी कि यूट्राइन साइकिल की यदि बात की जाए, दूसरा साइकिल, तो यूट्राइन साइकिल में जो पहला फेज होता है वो होता है मेंसेस। मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन बोल सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है, मेंसेस फेज में होता क्या है कि बैड ब्लड होता है, बाहर निकलता है। और दूसरा फेज जो होता है वो प्रोलिफरेशन कहलाता है। प्रोलिफरेशन में क्या होता है कि जब मेंसेस पूरी तरह से हट जाती है, मतलब मेंस्ट्रुएशन पूरी तरह से बाहर हो जाती है, तो प्रोलिफरेशन फेज चलता है, जो ये 5वें दिन से लेकर कहां दिन होता है, 13वां दिन के बीच में। और प्रोलिफरेशन फेज में क्या होता है कि एंडोमेट्रियम के जो लेयर है, एंडोमेट्रियम के लेयर रीजेनरेट होने लगता है। रीजेनरेट मतलब पुनः विकास करने लगती है।
तो यहाँ से एंडोमेट्रियम के जो लेयर है वो क्या करने लगती है, रीजेनरेट होने लगती है। अच्छा, तीसरा फेज जो यूट्राइन साइकिल का है वो सेक्रेटरी फेज है। सेक्रेटरी फेज, बात यह है कि सेक्रेटरी फेज में होता क्या है, ये कब होता है उसको छोड़ देते हैं, बाद में बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5वें दिन से लेकर 13वां दिन के बीच में फॉलिकल डेवलपमेंट हुआ। 14वां दिन क्या होता है कि फॉलिकल फट जाता है और ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो जाती है। कौन सी प्रक्रिया हो जाती है, ओव्यूलेशन की। और ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, जैसे ही ओव्यूलेशन होता है सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलता है, सेकेंडरी ओसाइट को कौन, फैमिली के द्वारा फैलोपियन ट्यूब में लिया जाता है। तो अगला देखिए 15वां और 16वां दिन, 15वां और 16वां दिन, दैट मीन्स 2 दिन या 24 घंटा या 48 घंटा लिया जाता है। 15वां और 16वां दिन क्या होता है कि जो सेकेंडरी ओसाइट निकला वो फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है। फैलोपियन ट्यूब में क्या करता है, वेट करता है, किस लिए, फर्टिलाइजेशन होने के लिए। यानी कि शुक्राणु का वेट करता है, किस लिए, फर्टिलाइजेशन होने के लिए। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है 15वां और 16वां दिन, और यही 2 दिन मेन इंपॉर्टेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। यानी कि मेंस्ट्रुएशन वाला दिन जो है, मेंस्ट्रुएशन के बाद, ओव्यूलेशन के बाद वाला दिन, यही फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा दिन माना गया है। हाँ, कभी कभी जब किसी मतलब औरत को बच्चा नहीं होता है तो वो औरत डॉक्टर की सलाह लेती है, तो डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ध्यान दीजिए, और जो डे, ये जो डे है, इस डे को क्या कीजिए, पालन कीजिए, ताकि आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाए और आपका वेस्ट भी ना जाए, टाइम वेस्ट भी ना जाए। तो यहाँ पे ना 15वां और 16वां दिन होता है, फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है सेकेंडरी ओसाइट, और वही डे होता है फर्टिलाइजेशन में क्या करता है, भाग निभाता है। अच्छा, उसके बाद यदि बात कीजिए, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो 20वें दिन से लेकर 25वें दिन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो 20वां दिन से लेकर 25वां दिन क्या होता है कि जो जाइगोट का निर्माण होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, वो जाइगोट क्या करता है कि यूट्रस में इम्प्लांट होने की कोशिश करता है। तो यूट्रस में जो इम्प्लांटेशन है, इम्प्लांटेशन वो 20वां और 25वां दिन के बीच होता है। और यदि मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं हुई फैलोपियन ट्यूब में, तो 26वां दिन से लेके 28वां दिन, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है तो 26वां दिन से लेके 28वां दिन तक क्या होता है कि पूरी तरह से सेक्रेटरी फेज यहाँ पे चालू हो जाता है। और सेक्रेटरी फेज चालू होने के बाद पूरी तरह से क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम के जो लेयर है, वो एंडोमेट्रियम के लेयर की जो टिश्यूज है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, और पूरी तरह से अपने आप को क्या कर लेती है, एंडोमेट्रियम के जो टिश्यूज है वो मैच्योर हो जाती है। और पूरी तरह से मैच्योर होने के बाद, यानी कि 26वां दिन से लेके 28वां दिन तक, ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, फुल्ली क्या हो जाती है, मैच्योर। और ये फुल्ली मैच्योर कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। और जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है तो फुल्ली तरह से मैच्योर होती है। दूसरी बात, यहीं पे क्या होता है कि जो कॉर्पस लुटियम है, कॉर्पस लुटियम है वो कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज होता है, और कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलता है। और प्रोजेस्टेरॉन नहीं निकलता है तो क्या होता है कि यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम का लेयर था वो मेंटेन नहीं हो पाता है, और मेंटेन नहीं हो पाने के कारण जैसे ही फिर से पहला डे स्टार्ट होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स एंडोमेट्रियम के जो लेयर था वो रप्चर हो जाता है। नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले लें, प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ना पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ऐसे ग्राफ इंपॉर्टेंट तो ना है बट बहुत जरूरी है समझना। ग्राफ के माध्यम से समझते हैं क्या होता है। देखिए, ये जो लाइनिंग दिखाई दे रहा ना, ये ओव्यूलेशन का लाइनिंग है, यानी कि 14वां दिन की बात करेंगे। 14वां दिन की बात करेंगे, ओव्यूलेशन हो जाता है। इससे पहले वाला डे, इससे बाद वाला डे, इधर 0 डे, यहाँ 28 डे। होता क्या है, सबसे पहले ये ओवरियन फेज को देखते हैं, ओवरियन साइकिल को। ओवरियन साइकिल में होता क्या है, ये देखिए, ये जो लाइन है ये
एस्ट्रोजन का लाइन है। और ओवरियन साइकिल में होता है कि जैसे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद फॉलिकल का निर्माण होते रहता है। तो फॉलिकल के निर्माण होते थे, जैसे जैसे फॉलिकल मैच्योर होती है वैसे वैसे एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। और जब एस्ट्रोजन की मात्रा पीक पर पहुंच जाती है, चोटी पर बहुत ज्यादा पहुंच जाती है, उसी समय एस्ट्रोजन कहता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण हो चुका है। और ग्राफिकन फॉलिकल का निर्माण हो चुका है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एलएच हार्मोन को भेजता है और ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करता है, जिससे सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकल जाते हैं। और यही प्रोसेस ओव्यूलेशन कहलाता है। ये 14वां दिन होता है, यानी कि ओव्यूलेशन के समय एस्ट्रोजन की मात्रा जो होती है पीक पर होती है। और जैसे ही ओव्यूलेशन क्रिया हो जाती है कॉर्पस लुटियम का निर्माण होता है, और कॉर्पस लुटियम का निर्माण होते ही ये एस्ट्रोजन की मात्रा क्या होने लगती है, कमने लगती है। और एस्ट्रोजन की मात्रा कमने लगती है और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा क्या होती है, बढ़ने लगती है। प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करने लगता है ना। ये जो लाइनिंग है देखिए यहाँ से, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा, ये प्रोजेस्टेरॉन का लाइनिंग है, तो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। और ये प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा तब तक बढ़ती है 26वां दिन तक बढ़ती है। मैं बताया था पीछे भी, प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा तब 26वां दिन तक बढ़ती है। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ये चाहता है कि हम इम्प्लांट एम्ब्रियो को करवा दें कहाँ पे, यूट्रस के बाल पे। तो एम्ब्रियो को यूट्रस के बाल पे इम्प्लांट करवाने के लिए 26वें दिन तक प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ती है। और जैसे ही फर्टिलाइजेशन नहीं होती है प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा भी कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि कॉर्पस लुटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाता है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम लगती है। तो ये जो लाइन गिर रहा है ये शो करा कि प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एंडोमेट्रियम के लेयर के बारे में, एंडोमेट्रियम की लेयर है, ओव्यूलेशन से पहले इसकी जो लेयर है वो लेयर बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है। ओव्यूलेशन के बाद भी इसकी लेयर बढ़ते जाता है। और कब तक बढ़ता है? 26वां दिन तक बढ़ता है। और उसके बाद 26वां दिन के बाद इसकी लेयर क्या होती है, कमने लगती है। और लेयर क्यों कमने लगती है? प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा घट जाती है। और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा घट जाती है तो मैं बताया प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, एंडोमेट्रियम को लेयर को क्या रखना, मेंटेन रखना। तो वहां पे मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसके कारण एंडोमेट्रियम की लेयर भी क्या होती है, रहती है, कमने लगती है। एक बात और, ये जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन से पहले एलएच की मात्रा भी बढ़ते जाती है। और ओव्यूलेशन के बाद ओव्यूलेशन के पास क्या हो जाती है, पीक वैल्यू पे पहुंच जाती है। क्योंकि ओव्यूलेशन जैसे एलएच की मात्रा इधर कम रहता है, जैसे ही एस्ट्रोजन की मात्रा एस्ट्रोजन की मात्रा पहुंचता है पीक पर, उसी कंडीशन में तुरंत होता है पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच को निकालता है। यानी कि एलएच उस समय अटेंडअप कहा जाता है पीक पर, और पीक पे पहुंचते ही एलएच की मात्रा फिर से क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो इस प्रकार ग्राफ से हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को समझे। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो भी फ्लूइड बाहर निकलता है उसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग कहते हैं। यानी कि मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग में मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड क्या होता है, बाहर निकलता है। और यदि एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात की जाए तो एक मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है कि लगभग 35 ml जो होता है बैड ब्लड वो बाहर निकलता है। कितना? 35 ml। तो 35 ml बैड ब्लड बाहर निकलता है। अच्छा, यूजुअली में यदि ब्लड की बात की जाए, ब्लड की, तो ब्लड जो होता है सिर्फ पर एमसी या पर मेंस्ट्रुएशन बोल सकते हैं। पर एमसी जो होता है वो पर एमसी ब्लड 10 ml से लेके 35 ml तक निकलता है। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड 35 ml निकलता है, लेकिन जो ब्लड होता है ब्लड वो 10 ml से 35 ml तक निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड में सिर्फ और सिर्फ ब्लड नहीं पाया जाता। मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड जो होता है वो हाफ है, 50% से ज्यादा ब्लड पाया जाता है। साथ साथ में जो सर्वाइकल म्यूकस है, यानी जो सर्विक्स से म्यूकस निकलता है, मैं बताया था सर्विक्स से म्यूकस निकलता है, तो सर्विक्स से जो म्यूकस निकलता है वो पाया जाता है। उसके बाद वेजाइनल फ्लूइड भी होता है, वेजाइनल फ्लूइड। उसके बाद एंडोमेट्रियम के टिश्यू होते हैं, एंडोमेट्रियम टिश्यूज। तो ये सब से मिला हुआ जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड होता है। अच्छा, एक बात और, सबसे मेन बात यह है कि मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड के पीरियड में जब मेंस्ट्रुएशन चलते रहती है उस कंडीशन में क्या होता है कि लड़कियां जो होती है या फीमेल जो होते हैं, औरतें जो होती है, वो पैड्स का यूज करती है, पैड्स का यूज करती है, या फिर बोल सकते हैं सैनिटरी टैपकन्स का यूज करती है।
जो सैनिटरी टैपकिन्स यूज करती है या फिर पैड्स के यूज करती है, तो ऐसा माना गया है कि एक पैड जो होता है वो लगभग, एक पैड जो होता है इससे 5 ml ब्लड को सोखता है। एक पैड जो होता है इससे 5 ml ब्लड को सोखता है। जब कभी होता क्या है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान पेन अधिक बढ़ जाते हैं, दर्द अधिक बढ़ता है, तो डॉक्टर के पास में जैसे औरत जाती हैं, लड़कियां जाती हैं, तो डॉक्टर वहाँ पे पूछता है, ये नहीं पूछता कि आपको कितना ब्लड बाहर आ रहा है, बल्कि ये पूछता है, वो बता पाना संभव नहीं कि कितना ब्लड बाहर आ। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान कितना ब्लड बाहर आ, तो ये बता पाना संभव नहीं है। तो डॉक्टर वहाँ पे पूछता है कि आप ना मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान कितने पैड को एक्सचेंज करते हैं, और जितना पैड को एक्सचेंज करते हैं उससे ना 5 से मल्टीप्लाई कर देता है, और उतना वो ml जो होता है ब्लड क्या होता है बाहर निकलता है। तो ऐसे अगर पूरी बात की जाए तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान 5 से लेकर 7 पैड एक्सचेंज किया जाता है। और 5 से लेकर 7 पैड एक्सचेंज किया, अगर 7 पैड एक्सचेंज करें तो 7 से 35 यानी 35 ml ब्लड बाहर निकल रहा है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन अधिक है। 5 पैड का उपयोग कर रहे हैं तो 25 यानी 25 ml ब्लड बाहर निकल रहा है, मेंस्ट्रुएशन क्या है कम है। तो इस कंडीशन में इस प्रकार से हम पैड को एक्सचेंजेशन के माध्यम से अमाउंट ऑफ जो मेंस्ट्रुएशन है फ्लूइड है उसको हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद यदि बात करते हैं यदि मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड की कलर की, तो इसकी जो कलर होती है वो रेडिश ग्रे होती है। रेडिश ग्रे का मतलब पूरी तरह से रेड नहीं होती है, वो ग्रे टाइप की होती है, रेडिश ग्रे होती है। और साथ में ये क्या होता है कि डार्क होती है एज कंपेयर टू ब्लड, यानी कि ब्लड या जो वेसल ब्लड है, यानी कि जो मतलब हम लोग सिंपल जो ब्लड है वो ब्लड से ज्यादा डार्क कौन होती है, ये जो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड होता है। तो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड जो होती है इसे रेडिश ग्रे होती है कलर के, और साथ साथ में ये क्या होती है डार्क होती है। और स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हम लोग देख रहे थे कि जो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी के देख रहे थे। अच्छा एक बात और, मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड जो होती है वो ब्लड की तरह थका नहीं जमती है, यानी कि इसमें क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड की तरह थका नहीं जमती है। क्यों नहीं जमती है, इसका रीजन ये है कि एंडोमेट्रियम के जो बाल है उससे एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है प्लाज्मिन। क्या नाम है, प्लाज्मिन। और ये प्लाज्मिन नामक जो एंजाइम है वो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड को क्लॉट नहीं होने देती, क्लॉट उनके अंदर जमने नहीं देती है। यदि जम जाएगी तो प्रेगनेंसी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब जमेगी तो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड जो होगा तो एंडोमेट्रियम के बाल पे जाके सट जाएगा, और सट जाएगा तो यूट्रस के जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कम जाएगा, इसलिए बच्चा का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें प्लाज्मिक नामक एंजाइम निकलता है एंडोमेट्रियम से, और ब्लड को ये जो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड है उसको क्लॉट होने से क्या करता है, रोकता है। एक बात और, ये जो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड की बात की जाए तो इसमें ना सोडियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, फास्फोटेज पाया जाता है, ये सब ना न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। एक बात और, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रूप में फ्लूइड मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड बाहर निकलता है तो उसमें आयरन जो होता है वो अधिक मात्रा में बाहर निकलता है। इसलिए जब किसी महिला को हाई ब्लीडिंग होती है, अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होती है, तो उसे डॉक्टर सलाह देता है आयरन की दवाई खाने के लिए, मेडिसिन यूज करने के लिए, या फिर पालक वगैरह ज़्यादा खाने के लिए मतलब बोलते हैं। और नहीं तो फिर उस महिला में जिसमें हाई ब्लीडिंग होती है उसमें एनीमिया के चांस बढ़ जाती है, यानी कि एनीमिया नामक रोग हो जाता है, क्योंकि आयरन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड के बारे में डिटेल से अध्ययन किए। अब हम लोग देखेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बहुत जानने के लिए बहुत अच्छा है, कि जो 28 मई है वो 28 मई को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे मनाया जाता है। मेंस्ट्रुएशन, ये मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे इसलिए मनाया जाता है कि सरकार जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से प्रभावित महिला है उसको सतर्क कर सके कि जो दिन भर में जो पैड का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, सैनिटरी टैपकिन्स बोलते हैं, तो वो जो पैड्स का प्रयोग होता है या सैनिटरी टैपकिन्स का प्रयोग होता है उसे 2-3 बार चेंज किया जाए दिन भर में।
उसे साफ सुथरा रखा जाए, अच्छी साबुन से धोया जाए, उसे सही ढंग से सुखाया जाए। यानी कि मेंस्ट्रुएशन से केयरफुली के लिए 28 मई को मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे मनाया जाता है। इसके साथ साथ एक बात और है, गांव देहात में होता क्या है, विलेज में, कि जिस लड़कियों को या जिस महिला को क्या मतलब मेंस्ट्रुएशन होते रहती है, जो साइकिल स्टार्ट रहता है, तो उसको मतलब घड़ा में से पानी निकालने से परहेज किया जाता है, अचार को छूने नहीं दिया जाता है, और किसी अच्छे अच्छे वस्तुओं को नहीं छूने जाते हैं, उससे क्या किया जाता है, परहेज किया जाता है, जो कि क्या है, गलत है। मेडिकल साइंस भी इसे नहीं मानता, क्योंकि ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि जब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा नहीं तब तक प्रेगनेंसी संभव नहीं है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है, तो फिर ये सब द्विनीतियां को क्यों अपनाया जा रहा है? तो मेडिकल साइंस भी इस बात को नहीं मानता है। अचार नहीं छूना है, तो फिर मिट्टी के घड़ा से पानी नहीं निकालना है, तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो फिर ये सबसे ना हम लोग को क्या रखना है, सतर्क रहना। अब हम लोग कुछ मेडिसिन को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे पढ़ना तो ना है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कुछ मेडिसिन को देखेंगे मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान। पहला ये देखेंगे कि जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान यदि पेन ज़्यादा हो मतलब दर्द ज़्यादा हो, तो वो पेन की कंडीशन में कौन कौन से मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। तो पहला मेडिसिन ये है बी लॉन्ग एफ, T3 का भी प्रयोग किया जाता है। बी लॉन्ग एफ का प्रयोग कीजिए, T3 का प्रयोग कीजिए। एवर्टीन का प्रयोग किया जाता है। एवर्टीन का प्राइमोसा एक आता है, प्राइमोसा। ये सब टैबलेट्स हैं, और ये सब जो टैबलेट्स है एंटीबायोटिक इन्फ्लेमेटरी टैबलेट्स है, और ये सब टैबलेट्स का प्रयोग किया जाता है तब जब मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेन क्या हो, अधिक हो। एक बताओ, जब मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लीडिंग अधिक हो, ब्लीडिंग के मतलब मेंस्ट्रुएशन में ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लूड कर रहा है, तो ब्लीडिंग अधिक होने से उसमें टैबलेट आता है सिरोना टैबलेट यूज कीजिए। नहीं तो कभी कभी ये इसका भी प्रयोग किया जाता है, एवर्टीन। उसके बाद एक टैबलेट होता है क्लोवी 11-4, ये एक टैबलेट है, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एक टैबलेट है 5 डे केयर। ये सब जो टैबलेट है वो ब्लीडिंग, जब अधिक मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड का ब्लीडिंग होता है तो ये सब टैबलेट का प्रयोग करेंगे, और जब पेन ज़्यादा होता है, दर्द ज़्यादा होता है, तो ये सब टैबलेट का प्रयोग करके उसे क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसके बाद एक बहुत अच्छा टेबल है जो मेंस्ट्रुएशन से संबंधित है, और इसे जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि जब इन्फ्लुएंट पीरियड में मेंस्ट्रुएशन होती है, मतलब मेंस्ट्रुएशन कभी कभी हो जाता है, मतलब इसका कोई फिक्स समय नहीं है, कभी भी हो जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन जब कभी भी हो जाता है तो उसको बोलते हैं ओलिगोमोनेरिया। जब मेंस्ट्रुएशन इन्फ्लुएंट पीरियड मतलब इसका कोई निश्चित समय नहीं है, उसको बोलते हैं ओलिगोमोनेरिया। उसके बाद जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मैं बताया था मेंस्ट्रुएशन क्या 1 से लेके ना 2 से लेके 7 दिनों तक चलता है, लेकिन मतलब शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब 1 दिन आया और उससे 2 दिन तक चला, मात्र 1 से 2 दिन। तो शॉर्ट टाइम के लिए होता है तो उसको हाइपोमोनोरिया बोलते हैं। हाइपो का मतलब कम हो रहा है ना, हाइपोमोनोरिया। उसके बाद यदि मेंस्ट्रुएशन जो होता है जब फास्ट पीरियड चलता है, फास्ट पीरियड मतलब बार बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है, बार बार मतलब मेंस्ट्रुएशन का एवरेज टिपिकल लेंथ कितना है, 28 डेज, लेकिन हर 21 दिनों पर मेंस्ट्रुएशन क्या हो रहा है, आ रहा है। तो हर 21 दिनों पर जब मेंस्ट्रुएशन आती है उसको बोलते हैं पॉलीमोनोरिया। उसके बाद यदि मान लीजिए एक्सट्रीमली टाइम में मेंस्ट्रुएशन आता है, एक्सट्रीमली टाइम के मतलब कि बहुत फास्ट, मतलब ज़्यादा समय के लिए मेंस्ट्रुएशन आता है, जैसे 7 to 8 डेज के लिए। मेंस्ट्रुएशन ना 2 से लेकर 7 दिनों तक होता है, लेकिन मान लीजिए कि बार बार मेंस्ट्रुएशन हो रहा है 7 days 8 days, तो उसको बोलते हैं हाइपरमोनोरिया। जब कम होता है तो हाइपोमोनोरिया, ज़्यादा होता है तो हाइपरमोनोरिया। कभी कभी क्या होता है कि बहुत दर्द के साथ, एक्सट्रीमली पेनफुल, बहुत दर्द के साथ मेंस्ट्रुएशन होती है, तो जब बहुत दर्द के साथ मेंस्ट्रुएशन होती है उसको बोलते हैं डाइसमोनोरिया। बहुत दर्द के साथ मेंस्ट्रुएशन होती है उसको क्या बोलते हैं, डाइसमोनोरिया। उसके बाद ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड, कभी कभी क्या होता है कि पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल और दूसरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी कि जो 28 दिनों के बीच गैप है, तो 28 दिनों के बीच गैप में, उस गैप के अंदर भी, यानी कि 2 मेंस्ट्रुएशन साइकिल के
बीच में भी कुछ कुछ ब्लड का सिक्रेशन होते रहता है, यानी कि ब्लीडिंग होते रहता है। जब ब्लीडिंग होते रहता है उसको बोलते हैं मेट्रोमोनोरिया। क्या बोलते हैं? मेट्रोमोनोरिया। और एक लास्ट है एब्सेंस पीरियड, यानी कि मेंस्ट्रुएशन होती ही नहीं है, मेंस्ट्रुएशन काल होती ही नहीं है। ऐसे तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल तब नहीं होती जब प्रेग्नेंट औरत हो जाता है, या फिर वो बताए थे कि जब 45 से 55 ईयर हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो उसके अलावा जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं आती है तो उसको बोलते हैं एमोनोरिया। कौन मोनोरिया? एमोनोरिया। तो इस प्रकार से हम लोग ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में डिटेल्स अध्ययन कर लिए। एक टॉपिक और है कि फर्टिलाइजेशन किस कंडीशन में होगी, तो मैं बताया उसके बारे में कि फर्टिलाइजेशन किस कंडीशन में होगी, इसके लिए अलग टॉपिक बना देंगे जो बहुत भी टॉपिक है, 2 से 3 मिनट 4 मिनट का रहेगा। ये बहुत लंबा टॉपिक चला गया है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, इसलिए ये सब सारे नोट्स कर लें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, अच्छे से पढ़ें। थैंक्स।